टॉपिक है म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं म्यूटेशन होता क्या है, फिर उसके बाद में आगे चीजें डिस्कस करेंगे। तो म्यूटेशन यानी डीएनए के सीक्वेंसिंग में चेंजेस आना। मतलब म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंडर अगर डीएनए के सीक्वेंसिंग में या तो कोई बेस पेयर लॉस हो जाए या फिर बेस पेयर गेन हो जाए या कोई फ्रेम शिफ्ट यानी कोई चेंजेस आ जाए डीएनए के सीक्वेंस या फिर जीन्स में, तो उसे बोला जाता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशंस जनरली क्या होते हैं, एक टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन के चेंजेस के कारण होते हैं। मतलब डीएनए फ्रेम में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। मतलब म्यूटेशंस एक टाइप की डिसीजेस होती हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। सिंपल सा वर्ड यूज करो, डिसऑर्डर। तो म्यूटेशंस आर व्हाट? म्यूटेशंस आर दोज characters which causes mutations in humans और जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो को चेंज कर देते हैं। तो ये पूरे कलेक्टिवली को क्या बोला जाता है, ये पूरे को कलेक्शन को बोलेंगे म्यूटेशन। अब म्यूटेशंस के कारण क्या है, म्यूटेशन किस किस कारण से होते हैं, उससे पहले दो तीन और पॉइंट समझ लेते हैं। एक आता है मैं फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोमल अल्टरेशन, ठीक, CROMOSOMALTERATIO, ठीक। पहला पॉइंट लिख लो, क्रोमोसोमल अल्टरेशन। मतलब कि अगर क्रोमोसोमल पैटर्न्स में कोई चेंजेस आ जाए तो उसे बोला जाता है क्रोमोसोमल अल्टरेशन। ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो। देखो, अगर कोई भी डीएनए फ्रेम में या तो कोई बेस पेयर लॉस हो या तो कोई बेस पेयर गेन हो, अब इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके डीएनए के चेंजेस में होने के कारण जीन में चेंजेस आ जाएगा। अगर जीन में चेंजेस आया तो जीन के कारण किसमें, पूरे क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाएगा और इसी पूरे चेंजेस को बोला जाता है क्रोमोसोमल अल्टरेशन। अभी भी समझ नहीं आया, इसको एक कॉन्सेप्ट इसी में रिवर्स में जाओ। देखो, अपने को क्या मालूम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन, जीन के अंदर डीएनए। आप समझ आया? मतलब डीएनए के फ्रेम में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है तो ये क्या इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली जीन को, जीन इफेक्ट करेगा क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम इफेक्ट करेगा सेल न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस इफेक्ट करेगा पूरे सेल को और सेल फर्दर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बॉडी को। ठीक है, बॉडी बोलो या फिर बोलो सेल इफेक्ट करेगा टिश्यू को, टिश्यू इफेक्ट करेगा पूरे ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट करेगा इंसान को। समझ आया? तो इसी पूरे प्रोसेस को यहां से ब्रेक कर दो बस। मतलब एक डीएनए में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है उसके सीक्वेंसिंग में या फिर उसमें कोई बेस पेयर लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। बेस पेयर क्या होते हैं जिससे डीएनए बना रहता है, एडेनाइन, प्यूरिन, गुआनाइन, ये सारी किस चीजों को क्या बोला जाता है, बेस पेयर्स बोला जाते हैं। तो डीएनए को जो डीएनए मेकअप किससे होता है, इन्हीं बेस पेयर से ही डीएनए बना रहता है। चलो, तो डीएनए में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आए तो क्या जीन को चेंज करेंगे, जीन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोलो कि क्रोमोसोम को चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम में क्या अल्टरेशन आ जाएगा और इन क्रोमोसोम में अल्टरेशन आने के कारण हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, इससे पहले हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा था। तो अगर क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं मतलब ये डायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन को दिखाता है। मतलब नॉन पेरेंटियल जीन के बीच में एसोसिएशन होने को ही रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और कोई नया चेंजेस आ जाए किसी भी सेल में, किसी भी क्रोमोसोम में, तो रिकॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है, मतलब एक नॉन पेरेंटियल कैरेक्टर्स को फॉर्मेशन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्रोमोसोमल अल्टरेशन। सिंपल से समझ के लो, अल्टर चेंज इन क्रोमोसोमल पैटर्न इज सेड टू बी अ क्रोमोसोमल अल्टरेशन। ये टॉपिक क्लियर? नेक्स्ट, अब जो चेंजेस आ रहे हैं डीएनए में, ये दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। अगर चेंजेस की बात करें डीएनए में, चेंजेस की, चेंज इन डीएनए, CHANG, चेंज, पूरा लिखो, चेंज इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में चेंजेस दो टाइप्स के आ सकते हैं अगर म्यूटेशन के बेसिस पे बात करेंगे। एक तो पहला
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और दूसरा पॉइंट म्यूटेशन। पहले पॉइंट म्यूटेशन पढ़ लेते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, FRAM फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ आया टॉपिक? अभी नहीं आया, अभी पढ़ेंगे। दो टॉपिक है, एक पहला पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन यानी सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस आता है, सिंगल बेस पेयर, ठीक है, सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस आता है तो वो डायरेक्टली पॉइंट म्यूटेशन को इंडिकेट करता है। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब अगर बेस पेयर्स में चेंजेस आता है, ठीक है ना, वो सिंगल नहीं रहेगा, दो या दो से अधिक रहेगा या फिर उससे भी ज्यादा, पूरे के पूरे एक फ्रेम में, मतलब एक डीएनए का फ्रेम है, ऊपर वाला है या नीचे वाले में, उसमें पूरे में 3 से 4 एक साथ जो फ्रेम बना के एक क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, तो वही पूरे के पूरे फ्रेम में चेंजेस आ जाएगा, तो वो क्या कॉज करेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या कॉज करता है, बॉडी में डिसऑर्डर कॉज करता है। समझ आया? तो दोनों टाइप के म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशंस एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंडर या फिर डीएनए में एक बेसिस की गेन होती है या फिर बेसिस की लॉस होती है या फिर उनमें कुछ भी चेंजेस आता है, अल्टरेशन आता है, तो इनडायरेक्टली वो क्रोमोसोमल अल्टरेशन को करते हैं और क्रोमोसोमल अल्टरेशन फिर से रिकॉम्बिनेशन शो करता है। ये सारे टॉपिक्स आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो इजिली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो अब इसी में एक टॉपिक और है, इसी म्यूटेशन में आखिरकार मैंने बोला था कि ये आखिरकार ये होता कैसे है, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल अल्टरेशन, सारा म्यूटेशन के अंदर है। अब ये म्यूटेशन चेंज क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि कोई फिजिकल फैक्टर्स होगा या तो कोई केमिकल फैक्टर इन्हें चेंज करने में मजबूर कर रहा होगा, ठीक है। कोई भी डीएनए फ्रेम या फिर कोई भी सीक्वेंसिंग ऐसी ही चेंज नहीं हो जाती है, उसमें या तो कोई फिजिकल फैक्टर अप्लाइड कर दिया होगा, फिजिकल फैक्टर जैसे हीट वीट हो गया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये भी फिजिकल फैक्टर, या तो कोई केमिकल फैक्टर्स होगा। केमिकल फैक्टर यानी बॉडी में जो चीजें इनटेक की जा रही हैं, या फिर एयर, ठीक है, एयर किस तरह का पोल्यूटेंट, एयर में तो कोई इंसान नहीं रहता, उसमें इनहेरिटेशन क्या जल्दी, मतलब उसमें चेंजेस, बॉडी में चेंजेस क्या आएंगे, ज्यादा जल्दी आएंगे, मतलब उसको एज जो, अब एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लो, जो इंसान स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। अब कैंसर किसका कारण बन जाता है, कैंसर एक टाइप का म्यूटेशन है, ठीक है, कैंसर भी एक टाइप का म्यूटेशन है। समझ आया? मतलब कैंसर कैसे बना, कैंसर सेल्स ऐसे ही नहीं बन गए, कैंसर सेल्स म्यूटेशंस के कारण बने, क्योंकि वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग के कारण वो पोल्यूटेड एयर उसके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करती है ब्लड के थ्रू, और वो क्या एक एक धीरे धीरे उसके बॉडी को इफेक्ट करते चलते हैं, और वो एयर या फिर वो केमिकल्स जो निकोटिक्स उसके थ्रू, सिगरेट के थ्रू उसके बॉडी में जा रहा है, वो एक टाइप का केमिकल की तरह वर्क करेंगे, और वो सेल को, न्यूक्लियस को इफेक्ट करेंगे, न्यूक्लियस से अगर इफेक्ट हो गया तो क्रोमोसोम इफेक्ट हो जाएगा और फर्दर म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब डीएनए के फ्रेमिंग में चेंज हो जाएगा और बॉडी सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करना चालू कर जाते हैं, और ये 2n से ज्यादा तेज रहते हैं, इसीलिए वो एक टाइप के कैंसर सेल्स बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा चेंजेस हैं म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड है। अब म्यूटेशन ये केमिकल फैक्टर्स होंगे या तो कोई फिजिकल फैक्टर होगा जिसके कारण म्यूटेशन हो रहा होगा, ठीक। अब ये केमिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर, इसे कॉमनली हम म्यूटेजन बोलते हैं, MUTAGENS, म्यूटेजेंस बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, फिजिकल या फिर केमिकल फैक्टर्स को जो कि म्यूटेशन कॉज करेंगे उसे म्यूटेजन बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, या फिर बोल सकते हो कैंसर, एक मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया, और भी एक दो एग्जांपल जोड़ सकते हो, ठीक। तो इसी सारे के सारे ये इसी सारे फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपना प्री डिग्री एनालिसिस।
और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को आखिरकार इस्तेमाल कर लेते हैं। प्री डिग्री एनालिसिस पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसका यूज करके हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में इसकी स्टडी कर लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, प्री डिग्री एनालिसिस। सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्री डिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले प्री डिग्री एनालिसिस होता क्या है ये समझ लेते हैं। प्री डिग्री एनालिसिस एक पूरा का पूरा एनालाइजिंग सिस्टम है या फिर एनालाइजिंग सेटअप है जिसका यूज करके हम अगले नेक्स्ट जनरेशन में किसी भी पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग को क्या इनहेरिटेंस एक्टिविटी या फिर कोई डिसऑर्डर होने के चांसेस है वो हम बता सकते हैं। तो प्री डिग्री एनालिसिस क्या है? एक टाइप का एनालाइजिंग सिस्टम है या फिर एनालाइजिंग सेटअप है जो कि एज अ डिसऑर्डर के लिए डिसऑर्डर चार्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी भी परिवार के लिए या फिर किसी भी जनरेशंस के लिए, किसी भी फैमिली की जनरेशन के लिए। तो जनरली प्री डिग्री एनालिसिस ह्यूमंस के लिए क्रिएट किया गया है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए क्रिएट किया गया है। अब ऐसा क्यों भाई? ह्यूमंस के लिए क्यों क्रिएट किया गया? देखो, बाकी ऑर्गेनिजम्स में हम क्या कर सकते हैं, मेंडेलियन क्रॉसेस किया जा सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्या मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस यूज किया जाए या फिर मोनो हाइब्रिड यूज करके हम डिसऑर्डर का पता लगाएं। इसीलिए इसकी जगह प्री डिग्री एनालिसिस इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर कोई भी पेरेंटियल को डिसीज होने के चांसेस हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट होगी, ठीक है। या तो उसका इफेक्ट दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर और एबिलिटी के ऊपर, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की। अब ये आता है क्योंकि यहाँ एक और कारण है। देखो, हम वहां क्या कर लेते थे, एज ये समझने के लिए डिसऑर्डर किस टाइप का है, हम उसके लिए एज टेस्ट क्रॉस यूज कर लेते थे, पी प्लांट्स के लिए या फिर और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज कर सकते हैं। बट ह्यूमंस में टेस्ट क्रॉस यूज किया जा सकता है क्या? नहीं भाई। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं प्री डिग्री एनालिसिस। प्री डिग्री एनालिसिस में डिफरेंट सिंबल्स है जिसके थ्रू हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला सिंबल आता है एज ये डब्बा, ठीक है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो तो क्लियर है ना, दिख रहा है ना? दिख रहा है भाई। चलो, मेल को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास सेम टू सेम ये एक और समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जस्ट वो इम्पोर्टेंट है उसको भी समझेंगे। अगर ये इस तरह का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ये एक अनस्पेसिफाइड के लिए रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने को पता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा टाइप। जेंडर अनस्पेसिफाइड, 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 FIED देख लेना, अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट, अगर इसी तरह से हमारे पास और भी क्रॉस सिंबल्स हैं बट उसमें कलरिंग की गई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। AFFECTED, अफेक्टेड इंडिविजुअल। LS, ठीक, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब इधर साइड क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इसी साइड का एक और है, ठीक है, इसी तरह से, अब इसमें 5 लिखा है या 10 लिखा है या 12 लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है ना, तो आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? 5 अनअफेक्टेड, AFFECTED, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स अगर इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। और ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर इसी तरह से और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स की जगह आप ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। जनरली बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जो भी हो, ठीक। अब नेक्स्ट,
अगर इसी तरह से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेटिंग को। मेटिंग मतलब इंटरकोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये अगर इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है बट डबल लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही होगी, इंटरकोर्स हो रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर यही तरह का अपने पास कोई सिस्टम है और इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है कुछ इस तरह से, एक इधर और एक इधर, तो ये पेरेंट विथ देयर ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स विथ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग, ठीक। ये हो गया। चलो अभी इतना ही अपने को देखना था सारे के सारे। अब एक ठोक और है, अगर मान लो इसी तरह से हमारे पास रहा और अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ डेन हो गया मेल या फीमेल का, तो इसी तरह से ये इस तरह से क्रॉस और इसी तरह से, ठीक है, ये अफेक्टेड। तो ये पेरेंट्स विथ मेल एंड फीमेल affected male and female offspring, हो गया। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे प्री डिग्री एनालिसिस, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स या फिर किसी भी जनरेशन थ्रू जनरेशन के लिए स्टडी के लिए। ये एक टाइप का वन ऑफ द बेस्ट सेटअप माना जाता है ह्यूमंस की स्टडी करने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। किसी भी पेरेंट्स, किसी भी जनरेशन या फिर किसी भी फैमिली के लिए एक टाइप का ये फैमिली ट्री की तरह काम करता है, जो कि डिसऑर्डर्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स नंबर ऑफ चेंजेस ह्यूमंस में, यानी डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में जो होते हैं वो जनरली क्रोमोसोम्स के कारण होते हैं, या फिर डिफरेंट बोल सकते हैं कि स्मॉल चेंजेस म्यूटेशन के कारण होते हैं। तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कवर करते हैं। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर ये ह्यूमंस में डिसऑर्डर्स जो होंगे या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो डिसऑर्डर होंगे जेनेटिक बेसिस पे, यानी जेनेटिक्स बेसिस पे, यानी म्यूटेशन पे होंगे या तो क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल अल्टरेशन के होंगे या तो डीएनए में फ्रेम चेंजेस के कारण होंगे, म्यूटेशन के कारण होंगे, ठीक। तो वो पूरे के पूरे को बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसी बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो आपने को अपने कोर्स में पढ़ना है। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो इसे हम लेक्चर में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मेंडल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अब मेंडल्स के हिसाब से जो भी इनहेरिटेंस एक्टिविटीज होती थी किसी भी जीन की, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती थी। अब ये यहाँ पर 50-50% चांसेस थे कि दो जेनेटिक जीन पेयर में से कोई एक जीन एज नेक्स्ट जनरेशन में पास हो। अब यहाँ मेल एंड फीमेल में से एक डोमिनेंट का केस बनाएगा, सेकेंड रिसेसिव का केस बनाएगा। तो सेम टू सेम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो अप होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पूरी तरह से मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ये क्रोमोसोमल प्रिंसिपल्स के ऊपर अभी बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वो जनरली क्रोमोसोमल पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है, उसके डिसऑर्डर्स के ऊपर बेस्ड है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड है। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर वहां कुछ काम नहीं आता। मेंडेलियन डिसऑर्डर के हिसाब से ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलता है कि दैट ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा क्रोमोसोम के ऊपर, यानी क्रोमोसोम के नंबर या फिर उसकी साइज में
कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये बोलता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ये सारे स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में पहला आ जाता है अपना होम्योफीलिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक ह्यूमोफीलिया। ह्यूमोफीलिया क्या होता है? ह्यूमोफीलिया अगर सिंपल टर्म्स में आप समझना चाहते हो तो दैट ह्यूमोफीलिया एक ऐसा टाइप का मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होता है, और इसका कारण, इस डिसऑर्डर का कारण होता है पॉइंट म्यूटेशन। हम जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पढ़ेंगे, पहले ही बताए दे रहा हूं, सारे के सारे पॉइंट म्यूटेशंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। मतलब सिंगल बेस पेयर में ही चेंजेस आएंगे, उसके अलावा चेंजेस यहां नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो पहला स्टार्ट करते हैं ह्यूमोफीलिया। ह्यूमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, और ये किस कारण से होता है? ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण से होता है। अब पॉइंट म्यूटेशन के कारण तो हो रहा है, तो पर पॉइंट म्यूटेशन में इसका थ्योरी क्या है आखिरकार? पॉइंट म्यूटेशन तो हो रहा है भाई, पर पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या हो रहा है? इस डिसऑर्डर के अंदर एक प्रोटीन है जो कि ब्लड कोटिंग के लिए जो इन्वॉल्वमेंट करती है, वो प्रॉपर क्या सिंथेसाइज नहीं हो पाती। मतलब एक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड कोटिंग करती है। अब ये क्या होती है? प्रोटीन एक कैस्काडा ऑफ प्रोटीन्स के पार्ट होती है। मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो एक क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। मतलब अगर ब्लड कहीं से मेरे हाथ में कट आउट हो गया तो वहां से क्या होने लगी? ब्लडिंग होने लगेगी। अब ब्लडिंग को रोकने के लिए क्या हमारा इम्यून सिस्टम वहां पास क्लॉटिंग चलना चालू कर देता है। बट ये जो प्रोटीन होती है, ये जनरली ये बहुत सारे इस प्रोटीन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसको क्या क्लॉटिंग करने के लिए, जैसे कैस्काडा ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके अब ये कैस्काडा ऑफ प्रोटीन्स की पार्ट होती है। तो पर ये प्रोटीन, इसमें से एक प्रोटीन की प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होती है, या फिर जिसको ये समझ नहीं आ रहा है ये सारी थ्योरी, तो सिंपल टर्म्स में ये समझ के चलो कि एक ऐसी प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग के लिए वर्क करती है, वो क्या सिंथेसाइज नहीं हो पाती प्रॉपर ह्यूमंस में, तो इसी कारण से ह्यूमोफीलिया होता है। ह्यूमोफीलिया में जो क्लॉटिंग पावर होता है ब्लड का, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ह्यूमोग्लोबिन में, या फिर बोल सकते हो ह्यूमोग्लोबिन में ऐसा प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं रहता है जो कि क्या कर सके, वहां क्लॉटिंग कर सके, ब्लड को क्लॉट कर सके। मतलब क्लॉटिंग मतलब सुखाना होता है। ठीक, चलो, तो ये आ जाता है ह्यूमोफीलिया। ह्यूमोफीलिया में ऐसा पॉइंट डिसऑर्डर्स होता है। तो ये एक टाइप का क्या होता है? ह्यूमोफीलिया की अगर बात करेंगे, पहला यहाँ पास नाम डाली हो ना, पहला हम पढ़ रहे हैं ह्यूमोफीलिया। ठीक है ना, अपने कॉपी में डाल लेना। और एक आध दो लोग अगर जो मुझे नोट्स प्रेफर करना चाहते हैं, अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है jayprakash.patel@gmail.com, या तो आप दूसरा ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हो, jpworldclasses@gmail.com। ठीक, तो दोनों में यूज कर सकते हो, दोनों में ही भेज सकते हो। चलो, उसका डायरेक्टली लिंक आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरा आप जाके मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमोफीलिया। ह्यूमोफीलिया में एक ऐसा प्रोटीन, ये सब कौन सा समझ आ गया, एक टाइप का ये क्या होता है? सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक, एक टाइप की क्या होती है? सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज होती है। अब इसके कारण क्या होता है? प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, या फिर पुअर ब्लड क्लॉटिंग बॉडी में होने लगती है। ये लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल भी लिखना, बहुत फेमस एग्जांपल है जो प्री डिग्री एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। हम प्री डिग्री एनालिसिस के कारण इस डिसऑर्डर को जान पाए हैं। ये पूरा का पूरा डिसऑर्डर एक फेमस फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को तो सभी जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश पे राज किए इतने साल तक।
उनकी फैमिली को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है। ये डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आखिरी है, इसी में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हीमोफीलिया का मैंने बोला इसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज मतलब ये एक रिसेसिव मदर से क्या एक सन में पास होगी, मतलब हमेशा मदर इस डिसीज को ट्रांसमिट करेगी एक सन में, अपने ऑफस्प्रिंग में किसमें, डॉटर में कभी भी ट्रांसमिट नहीं कर सकती। ठीक है, वो बहुत ही रेयरर केस है जिसमें ऐसा होगा। ठीक है, ये सिर्फ ज्यादातर किसको इफेक्ट करेगी, सन्स को इफेक्ट करेगी। इसका कारण क्या है, देखो इसका एक ही कारण है कि अगर जो कैरियर फीमेल्स हैं, कैरियर फीमेल्स के पास रहते हैं एक्स और फॉर हीमोफीलिया के लिए मान लेते हैं एच। ठीक है, अब ये एच इस तरह से रहेगा। अब ये कैरियर फीमेल, एक हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल। ठीक, अब ये हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल मैंने बोला इसको किसको, सन को ट्रांसमिट करेगी, जिसका क्या बनेगा, एक्स एच और वाई बनेगा। ठीक है, क्रोमोसोमल पैटर्न क्या बनेगा, एक्स एच एंड वाई बनेगा। अब ये कभी भी अपने डॉटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है, वो बहुत ही रेयरर केस है जहां ऐसा होगा। ठीक है, बहुत ही रेयरर केस है जहां ये शो करेगा कि एक ये इस डिसऑर्डर का इफेक्ट दिखे वुमेन्स में या फिर फीमेल्स में इसका इफेक्ट दिखे, वो बहुत ही कम रेयरर चांसेस है। तो हमेशा ये डिसीज मदर से सन में ट्रांसमिट होती है। ठीक, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी जोड़ लो। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चल ले जाएगा। देखो एक्स एच, अब ये किसी डिसऑर्डर होता है, ये हीमोफीलिया को डोनेट करता है। अब अगर हो सकता है फीमेल्स के जो रेयरर केस है उसमें कैसा होगा, फीमेल्स का अगर जो रेयरर केस है जिनको होगा तो उनके पास दोनों के दोनों जीन्स में एच होना चाहिए, दोनों के दोनों जीन्स इफेक्टेड होना चाहिए। जो हमारे पास दोनों के दोनों जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, जीन पेयर से जीनोटाइपिक का दोनों एलिलिक हैं, वो दोनों ही इफेक्ट होना चाहिए, तभी एक फीमेल्स को हीमोफीलिया दिखाई देगा। पर ये केस बहुत ही ज्यादा रेयरर है। इस केस के लिए क्या होना चाहिए, मेल को भी होना, मेल में भी हीमोफीलिया होना चाहिए और आइदर मदर के दोनों सेल्स में हीमोफीलिया होना चाहिए। बट ऐसा बहुत कम ही चांसेस होता है कि यहाँ इसके पास मदर्स के दोनों सेल्स के पास एच रहें। ठीक है, तो हीमोफिलिक होने के चांसेस फीमेल्स के बहुत ही कम रहते हैं। अब ये डिसऑर्डर होता किसके कारण है, ये डिसऑर्डर इस हीमोफिलिक मतलब अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक, अगर ये अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम्स दो ठोक प्रेजेंट हैं, यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव का केस आएगा ना, देखना अगर यहाँ एक्स एच है और या इसके साथ साथ एक और एक्स है और दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो ये वाला एक्स जो अनअफेक्टेड एक्स है ये ज्यादा डोमिनेंट शो करेगा, मतलब मदर्स में इस एक्स के कारण उनको इफेक्ट शो नहीं मिलता, मतलब वो सिर्फ कैरियर ही बनी रहती हैं। बट अगर मेल्स में होता है तो अगर एक एच यहाँ पास प्रेजेंट है तो यहाँ चांसेस रहता है कि वो चांसेस पूरी तरह से रहता है क्या है, चांसेस है यही है पूरी तरह से कि सन्स अफेक्टेड होंगे ही, कि उनके पास एक एक्स है और दूसरा वाई है और वाई एज अ रिसेसिव है। यहाँ समझ आया, क्योंकि वाई के पास कोई भी हीमोफिलिक की एक्टिविटी रहती नहीं है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं रहता है। समझ आ गया, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मतलब ये कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर एक स्पेसिफिक कलर है, कौन सा, ग्रीन और रेड, इन दोनों कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तब हम बोलते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, आपके आजू बाजू में कोई होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, अब मैं कमेंट पढ़ूंगा, लाइक करूंगा, बस हो गया, अब क्या करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी सेक्स लिंकेज
सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है, सेक्स IN के लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, ठीक है, डिसीज नहीं है ना, ट्रेड कैरेक्टर है। सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है जिसके अंदर कोई भी इंसान जो इस बीमारी से, कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है, वो रेड कलर एंड ग्रीन कलर, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, मतलब अंतर नहीं बताता पाता कि उसके सामने, अगर इसके सामने जैसे यहाँ ग्रीन है, ठीक, अब वो बता नहीं पाएगा यहाँ ग्रीन कलर है कि रेड कलर है, उसको ढंग से पता नहीं चलेगा, वो तुक्का मारेगा, ठीक, ऐसा टाइप का है। तो ये भी एक टाइप का सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है, और ये एक टाइप का रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, रिसेसिव पेरेंट ही इसके इन रिसेसिव इंडिविजुअल्स ही इसके क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये भी एक रिसेसिव ट्रेड है जो कि फीमेल मदर से किस में ट्रांसमिट होगी, सन्स में ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इसका ये किसके कारण होते हैं, ये दो जीन्स के कारण होते हैं जो कि ऐसा सारे चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस मतलब C है, ठीक है, ये एज अ रिप्रेजेंट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो ये ट्रांसमिट करेंगे इस डिसीज को सन को, ठीक है, जिनके पास X, C और Y, ठीक है, तो अफेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ चांसेस हैं 50-50% चांसेस रहते हैं ना कि सन्स इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उसके पास ये वाला X, क्योंकि यहाँ सिग्रिएशन होगा, लॉ ऑफ सिग्रिएशन फॉलो होगा, इसके 50% चांसेस है, इसका 50% चांस है। मान लो ये वाला ट्रांसमिट हो गया X और फादर तो क्या वैसे भी अनअफेक्टेड रहेंगे, तो ठीक है, तो ये क्या बना लेगा हमारा अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड का भी केस आएगा। तो 50-50% चांस है कि सन्स को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसी तरह से ह्यूमोफिलिया भी 50-50% चांसेस रहते हैं कि सन्स को ह्यूमोफिलिया हो सकता है, ठीक। और ये कभी भी ये डिसीज मदर कैरियर मदर से किसी भी डॉटर में ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। इसके भी बहुत कम रेयर चांसेस हैं, ठीक। ये जनरली एक क्रिस क्रॉस रिलेशन शो करता है कि ऐसी सारी की सारी जो ह्यूमोफिलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये दोनों डिसीजेस क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर शो करती हैं। क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर शो करने का मतलब है कि ये डिसीज हमेशा मदर से सन में ट्रांसमिट होंगी और फादर से डॉटर में, ठीक है, फादर से डॉटर में ट्रांसमिट होंगी। एज हो सकता है डॉटर कैरियर हो बट सन हमेशा अफेक्टेड ही पाए जाएंगे इन दोनों डिसीजेस में, ठीक है। ऐसा अगर हुआ तो हमेशा सन्स अफेक्टेड रहेंगे बट डॉटर कैरियर सिर्फ रहेंगी, उनका कोई इफेक्ट उनके बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हों कलर ब्लाइंडनेस के, तो आगे बढ़ते हैं। ये किस कारण से होता है, ये एक हेट्रोजाइगस या फिर बोल सकते हो एक ऐसा गैमेट ओवम जिसके पास रहेगा XC वाला गैमेट जिसके पास रहेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस का हो सकता है। तो इस कलर ब्लाइंडनेस में समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट है इसका। चलो हो गया, चलो तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया ये हो गया हो। तो सिकल सेल एनीमिया का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट मजेदार भी है और थोड़ा लंबा भी है, तो इसलिए ये मेरे हिसाब से मेरा तो बेस्ट है, आपका भी शायद बेस्ट बन जाएगा। चलो तो नेक्स्ट डाल लो, सिकल सेल एनीमिया, ANAEMIA एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप की, सबसे पहले समझ लो ये एक टाइप का ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव RECESSIVE रिसेसिव ट्रेड है। समझ आया, ये एक टाइप का क्या है, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। ट्रेड मतलब कैरेक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। एनीमिया का डिसीज,
अब ये सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया जिस भी पर्सन को हो, या तो ये मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। इस डिसऑर्डर में पूरा का पूरा आरबीसी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब होने का मतलब है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, मतलब वो इतना, वैसे आरबीसी का स्ट्रक्चर बाइकनकेव होता है, मतलब लार्ज स्ट्रक्चर रहता है, बट वो क्या हो जाता है एकदम छोटा सा हो जाता है, एकदम सूख के कांटा टाइप का हो जाता है। तो जिस भी इंसान को सिकल सेल एनीमिया है, इस डिसीज के कारण उसका जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कारण पूरा ये आरबीसी के शेप को चेंज कर देगा। अब आरबीसी का अगर शेप चेंज हो गया तो एक पर्सन को हम बोलेंगे वो पर्सन एनेमिक हो गया है, मतलब उसमें खून की कमी हो गई है, इसी को बोला जाता है एनीमिया। ठीक, अब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है और ये जनरली पॉइंट म्यूटेशन के कारण ही होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमंस में। ये सारे डिसऑर्डर्स हम ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो किसी भी ह्यूमंस में। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें होता क्या है जनरली, इसमें दो टाइप्स की जीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक बेटर हीमोग्लोबिन और एक बैड हीमोग्लोबिन की ट्रेड करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास HbA है और दूसरा है एंड एक HbS, ठीक है, HbS दो टाइप्स की जीन्स होती है जो कि फाइनली हीमोग्लोबिन की बॉडी में क्रिएशन करती हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास इसका पेयर है, HbA का पेयर है, तो उसके बॉडी में एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन की सिंथेसाइज होगी। अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास ये ग्लोबिन है HbS एंड HbS, इसका पेयर है, तो उसके बॉडी में क्या होगा, एक एनेमिक, ये तो बहुत ज्यादा वास्ट कंडीशन है। अगर किसी के ह्यूमंस के केस में ये भी हुआ, इन दोनों का मिक्सचर HbS और HbA, तो वो दोनों के दोनों एनेमिक की कंडीशन में आएंगे, ठीक है, वो दोनों के दोनों ही एनेमिक के कंडीशंस में आएंगे। और ये एक टाइप का ऐसा ट्रेड है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास होता है। और इन सब की हम स्टडी कर सकते हैं या फिर इन सब का पता लगाया जा सकता है जो हमने फैमिली ट्री पढ़ा था पाई डिग्री एनालिसिस के थ्रू। ठीक, ये एक आता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पास ग्लूटामिक एसिड होता है जो कि फर्दर एक प्रॉपर ग्लूटामिक एसिड होता है जो प्रॉपर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक यानी GLU से इसे डोनेट किया जाता है, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलानाइन के द्वारा, वेलाइन के द्वारा, VALINE, वेलाइन के द्वारा, ठीक है, किसी भी हीमोग्लोबिन के चैन में 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे ये चेंजेस कर देता है। अब ये उसकी जगह ये चेंजेस आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह GLU की जगह वेलाइन आ जाता है। अब इसके कारण यही पूरा चेंजेस के कारण बॉडी में एनीमिया होता है और इसी के कारण HbS और HbA टाइप का जीन फॉर्मेशन होता है। और ये पूरे का पूरा बाइकनकेव स्ट्रक्चर एक ब्लड का चेंज कर देता है और एक डिस्टॉर्डर स्ट्रक्चर शो कर देता है, एक आरबीसी, एक अनडिफाइंड आरबीसी बना देता है, ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बोलो या फिर उसका पावर बोलो, उसका स्ट्रक्चर बोलो, बहुत ही कम होता है, ठीक। और ये पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिया के अंदर आ जाएगा। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। अब इसी में नेक्स्ट एक टॉपिक और डाल लो, इसका क्रॉस समझ लेते हैं किस तरह से काम करता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कैरियर पेरेंट भी है, कैरियर पेरेंट्स है, मतलब मेल भी कैरियर है, फीमेल भी कैरियर है, ठीक। तो दोनों के पास किस तरह से जीन होगा, HbA एंड HbS। इसलिए क्या आ जाएगा मेल के केस में। अब ये इसी तरह से फीमेल FEMALE फीमेल के केस में भी HbA एंड HbS टाइप के हीमोग्लोबिन्स के पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, जीन्स के पेयर। अब ये फर्दर सेग्रीगेट करेंगे। अब यहाँ क्या क्या चांसेस आ सकते हैं,
इस तरह से देख लेते हैं, ये किसके लिए आ जाएगा, ये फीमेल के लिए देख लेते हैं और ये वाला मेल के लिए इधर साइड, ठीक। या तो HBA होगा या तो HBS होगा। अब इस तरह से इनका क्रॉसिंग कर देते हैं फाइनली HBS। तो HBA एंड HBA मतलब एक HBA एंड HBA, तो यहाँ एक क्या होगा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स बनेगा, ठीक। अगर HBA एंड HBS और दूसरे केस में HBA एंड HBS और HBS एंड HBS, आ गया दो केसेस। अब यहाँ पास जो भी हमारे पास दो केसेस आए, क्या टोटल 3 केसेस आए, ठीक है ना। तीनों केसेस को लिख लेते हैं, HBA एंड HBA, दूसरा केस क्या आया HBA एंड HBS, और तीसरा केस क्या है HBS एंड HBS। ये टोटल 3 केसेस आए। अब इसमें से जो ये वाला केसेस आएगा, अब इस तरह के केसेस आने के चांसेस जो रहेंगे वो 1% ही रहेंगे। मतलब यहाँ पास नॉर्मल ऐसे केसेस में 1% ही, मतलब टोटल अगर हमारे पास 4% चांसेस है, यहाँ 4% चांसेस, 1% चांस ही ऐसा रहेगा। और इसमें क्या, एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगा। इस वाले कंडीशन पे एक कैरियर की फॉर्मेशन हो। कैरियर मतलब जिसके पास डिसीज तो रहेगा बट वो इफेक्ट उसके ऊपर शो नहीं होगा, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में इस डिसीज को इफेक्ट को पास करेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके, जिसके पास HBS एंड HBS होगा तो वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, AFFECTED अफेक्टेड। मतलब कैरियर के चांसेस कितने हैं, 2%, ठीक है, और नॉर्मल के चांसेस 1% और इसके भी चांसेस 1%, टोटल 4% में। अगर टोटल हमारे पास 4% है, ये हो गया। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना थैलासेमिया। इसी के बाद जस्ट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दिया पहले, फिर अब स्टार्ट कर लो थैलासेमिया। दोनों एक टाइप के ये होते हैं, थैलासेमिया। ये एक टाइप की ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड था वो, और ये डिसीज है, ठीक है। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल नहीं होती है ये एक टाइप की, तो नेक्स्ट ये थैलासेमिया। ये थैलासेमिया क्या होता है, एक टाइप का ऑटोसोमल लिंकेड रिसेसिव डिसीज होता है, जो कि एक कैरियर मेल से या कैरियर फीमेल से नेक्स्ट जनरेशन में या फिर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो सकती है। थैलासेमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी ब्लड की, किसी भी आरबीसी की, वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ठीक है। अब ये गिर जाने के कारण मतलब बहुत कम रहती है, तो इसके कारण पूरे ब्लड में बहुत कम, पूरे बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब सिंपल से समझ लो, ये एक ऐसा डिसीज है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ये जनरली किसके कारण होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, और ये एक टाइप का ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज भी है, ठीक। और ये इफेक्ट क्या करता है, ये डिसऑर्डर क्या शो करता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर शो करता है जिसमें आरबीसी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत हद तक गिर जाता है। मतलब एक पर्सन सिंपल सा बोल सकते हो एनेमिक, एनीमिया का शिकार हो जाता है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, या एनीमिक बोल सकते हो, एनीमिक हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें एक तरह से हम बोल देते हैं ब्लड की कमी हो गई है, ठीक। बट ऐसा नहीं होता है, एज ब्लड की कमी नहीं है, बट एक टाइप का ब्लड की कमी नहीं है, फिर भी एक टाइप का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड की और ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अब इसके केस को रिमूव करने के लिए, डिसऑर्डर को कम करने के लिए हमें बॉडी में ब्लड ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तब ब्लड अगर ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा भी ऑक्सीजन ले जाएंगे तो ये पूरा मैनेज हो जाएगा। तो थैलेसीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्लड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी
ब्लड की डिक्रीज कर जाती है, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी नहीं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हो गया। चलो नेक्स्ट इसी में डाल लो आखिरी टॉपिक, फिनाइल फिनाइल कीटोन KETON, फिनाइल कीटोन NURIN यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक टाइप का ऐसा डिसऑर्डर है, ये भी एक टाइप का ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है और ये भी सिंगल म्यूटेशन के कारण ही, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ही होता है। हमने इसकी स्टडी डिटेल में इससे पहले ही कर चुके हैं, फिर भी जिसको याद नहीं है फिर भी सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइव कर लेते हैं। ये एक टाइप का ऐसी डिसीज है जो कि तीन इफेक्ट एक साथ शो करती है। पहला ये मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा स्किन पे इफेक्ट शो करती है, तीसरा हेयर का इफेक्ट शो करती है बॉडी पे। ठीक, और सिंपल बोल सकते हो इसके कारण मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम ही ह्यूमंस में होती है। तो इसमें होता क्या है, इस डिसीज में अपने पास जो एंजाइम्स, एक बहुत अच्छा सा एंजाइम है, ठीक है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, NYL फिनाइल ALANINE एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज HYDROXYLASE प्रेजेंट है, मतलब एक टाइप का एंजाइम है। फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाती है, इस एंजाइम की प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाती है बॉडी में, जिसके कारण ये फिनाइल एलानाइन फिनाइल ALANINE एलानाइन, ठीक है, बॉडी में फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसमें, ट्रायोजीन, TRYOSINE, ट्रायोजीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक, ट्रायोजीन में कन्वर्ट ना होने के कारण वो फिनाइल एलानाइन के रूप में या फिर एक टाइप के एसिड के रूप में पूरे बॉडी में एक्लुमिनेट होना चालू कर जाता है। ये फिनाइल एलानाइन बॉडी में एक्लुमिनेट होने लगता है। अब ये एक्लुमिनेट होते होते इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे पूरे बॉडी में बढ़ जाता है। अब ये बढ़ जाने के कारण ये पहला तो मेंटल रिटार्डेशन करता है, मतलब मेंटली इफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को। ठीक, दूसरा इफेक्ट हेयर पे शो करता है, बाल झड़ने लगते हैं ये सब। तीसरा स्किन पे इफेक्ट करता है, मतलब स्किन बहुत ज्यादा झड़ने टाइप का, मतलब बहुत ज्यादा स्किन फॉल होता है। ठीक है, स्किन फॉल जैसे हेयर फॉल होता है उसी टाइप के स्किन फॉल भी होता है, तो इसी डिसऑर्डर के कारण होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि किडनी को भी इफेक्ट करता है, मतलब यूरिया के थ्रू ये फिर फिनाइल एलानाइन उस समय रिलीज होना चालू हो जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर फाइनली हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट कर दे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर फाइनली ये आज यही कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं, इससे जस्ट बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर उसमें PDF है नहीं। आप लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे PDF अपने मेरे email ID पे भेज सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।